हाय फ्रेंड्स, तो हमने अपने पिछले सेशन में जाना था रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के बारे में कि रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, किस टाइप से करते हैं और कितनी स्टेज में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस सेशन में जानने वाले हैं उससे एक स्टेप आगे कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस क्या क्या होती हैं और किन किन स्टेप्स में कैसे कैसे कंप्लीट होती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि फोर्जिंग प्रोसेस कितने टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट होती है अपसेटिंग फोर्जिंग, जिसमें कि हम पार्ट को अपसेट करके एक शेप में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं अपसेट फोर्जिंग। उसके बाद नेक्स्ट होती है हैंड फोर्जिंग, जिसमें हम हाथ के सहायता से एक मेटल को किसी दूसरे शेप में चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड फोर्जिंग। देन होती है हैमर फोर्जिंग, जिसमें हम वर्क पीस को किसी दूसरे हैमर की सहायता से एक शेप से दूसरे शेप देते हैं, उसको हम बोलते हैं हैमर फोर्जिंग। इसके बाद में होती है ड्रॉप फोर्जिंग, जिसमें दो डाइयों के बीच में पार्ट को फंसा के गर्म कंडीशन में डाल के उसको शेप दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। देन होता है रोल फोर्जिंग, जैसे कि हम रॉड को गर्म करके और दो पुल्ली के बीच में, दो डाइयों के बीच में रोल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं रोल फोर्जिंग, जिससे कि हमारा रॉ मटेरियल बनता है बोल्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रोल फोर्जिंग। देन इसके बाद में है फ्रेंड्स प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है, दो डाइयों के बीच में मेटल रख देते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो मेटल डाइयों के शेप में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेस फोर्जिंग। चलिए अब जानते हैं टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। जैसे कि हमारा नट बोल्ट की जो प्रोसेस है, फोर्जिंग जो प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस है, वो कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट होती है फ्रेंड्स हॉट फोर्जिंग। तो हॉट फोर्जिंग में होता क्या है कि हम अपने वर्क पीस को एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसके बाद में डाई की सहायता से उस पार्ट को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉट फोर्जिंग। एंड देन इसके बाद होता है कोल्ड फोर्जिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में पार्ट को एक शेप से दूसरे शेप में कंप्रेसिव फोर्स की सहायता से चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कोल्ड फोर्जिंग मशीन्स किस टाइप की होती हैं और कितने स्टेशंस की होती हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो कोल्ड फॉर्मर। ये कई टाइप के, कई मेक्स के, अपने अलग अलग मेक्स के होते हैं, जिसमें से बेसिकली होता है 4 डाई एंड 4 पंच कोल्ड फॉर्मिंग मशीन। और इसके बाद होता है 6 डाई 6 पंच कोल्ड फॉर्मिंग मशीन, जिसमें कि इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं वायर स्टैंड, इसमें वायर हम रखते हैं। ये है वायर स्ट्रेटनर, ये हमारी मशीन है, और ये है पीएलसी, और ये हमारी आउटपुट कलेक्टिंग बिन है। अब चलिए इसको ओरिजिनल वे में देखते हैं शॉप फ्लोर में कि मशीन में क्या क्या सिचुएशंस में होती हैं। तो ये है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉइल लोडिंग ऑन द कॉइल स्टैंड। जो हमने कॉइल स्टैंड देखा था, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे कॉइल लोड करते हैं। देन स्ट्रेटनर्स में स्ट्रेटनर की सहायता से कॉइल अंदर जाती है। ये होता है कुछ मैकेनिज्म इस टाइप से, यहाँ पे यहाँ स्ट्रेटनर के थ्रू वायर यहाँ से अंदर जाती है। इनको हम बोलते हैं फीड रोल। इनकी सहायता से वायर हमारा अंदर इंसर्ट होता है, फीड होता है। देन यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है बिटवीन डाई एंड पंच। मशीन के अंदर जो आप देख रहे हैं 3 नंबर, यहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशन होता है डाई और पंच के बीच में। ये अंदर की सिचुएशन है, जो अंदर का आपको फोटोग्राफ दिख रहा है कुछ इस टाइप से है अंदर, जिसमें बिटवीन एक साइड डाई है और एक साइड पंच है, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। इसके बाद में आता है हमारा आउटपुट कलेक्टिंग बिन। यहाँ पे हमारा सारे ऑपरेशन होने के बाद में, फाइनल होने के बाद में प्रोडक्ट हम इस आउटपुट बिन में कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है, फोर्जिंग सीक्वेंस स्टेज वाइज क्या क्या होता है, कैसे कैसे पार्ट बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो डाई और पंच स्टेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं डाई साइड, और एक साइड हमारा होता है पंच साइड। जो हमारा डाई साइड होता है ऑलवेज जो फिक्स होता है, और जो हमारा पंच साइड है वो मूवेबल साइड होता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और हमारा डाई साइड जो होता है फिक्स रहता है। इसमें जो बेसिकली होता है, फर्स्ट औरत होता है हमारा जीरो स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेशन। इसमें अंदर से वायर आती है और यहाँ पे कट जाती है, जितने लेंथ की हमें चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेशन। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट स्टेशन, जिसमें होती है कोन फॉर्मिंग।
तो कटाव के बाद में फिंगर की सहायता से फिंगर्स पार्ट को, जो हमारा एक कोन है, इस कटाव को सेकंड स्टेशन में लाती हैं फिंगर की सहायता से। यहाँ पे हमारा कोन बनता है जिसको हम बोलते हैं कोन फॉर्मिंग। देन फिर फिंगर की सहायता से हमारा पार्ट जाता है हेडिंग इंस्टीट्यूशन एंड पॉइंटिंग के लिए सेकंड स्टेशन में, जो कि इस शेप में बन जाता है डाई और पंच की सहायता से। देन इसके बाद में आता हमारा थर्ड स्टेशन, जो कि ओवरहैंग पॉइंटिंग बनती है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंटिंग ऑपरेशन होता है ओवरहैंग में। फोर्थ स्टेशन होता है जिसमें केवल ट्रिमिंग होता है, जैसे कि ये हेड को ट्रिमिंग कर दिया गया है और ये हेक्स बन गया है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेशन, फाइनल स्टेशन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे आप प्रोडक्ट को, फास्टनर को देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना इजी होता है फास्टनर को बनाना और बहुत ही सिंपल होता होगा, लेकिन माय डियर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस फास्टनर को बनाने में, छोटे से फास्टनर को बनाने में इतनी क्रिटिकलिटी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक पार्ट की सेटिंग में ही कई बार, कई दिनों, एक एक दिन पूरा बीत जाता है और पार्ट्स को पता नहीं लगता कि कैसे ये प्रॉब्लम सही होगी और कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी कोई भी पार्ट बनाने में या कोई आप नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपके पार्ट में आ रही है, आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको बेहतर सोल्यूशन बताऊंगा। और हाँ, यदि आपके पार्ट में कोई कंप्लेंट्स आ गई हैं और उसमें कुछ मेरी हेल्प चाहते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि कैसे ख़त्म करें सिस्टमेटिक वे में, तो वो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसमें मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टेक्टिक्स होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये प्रोसेस में मेजरमेंट कैसे कैसे करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लें कि इसमें मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है। मेजरमेंट के लिए जरूर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कॉइल स्टैंड है जिसमें हम कॉइल रखते हैं और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है, जिससे हमारा कॉइल स्ट्रेटनर के थ्रू ये अंदर फोर्जिंग मशीन में जाता है। ये हमारे फीड रोल्स और ये स्ट्रेटनर है, कॉइल को स्ट्रेट करते हैं, जिससे अंदर जाता है फीड रोल की सहायता से। यहाँ पे यदि कोई कॉइल बेंड होगा तो यहाँ पे ये स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। ये है हमारा फोर्जिंग मशीन के अंदर का मैकेनिज्म, जहाँ पे डाई और पंच के बीच में पार्ट क्रिएट होता है, बनता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक साइड हमारा जो है ये फिक्स है और पंच साइड हमारा मूवेबल है। ये हमारा फिंगर्स का मैकेनिज्म है। फिंगर्स यहाँ से पार्ट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ले जा रही हैं। यहाँ पे कैम मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फिंगर्स ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पे इधर हमारा कट ऑफ है और कट ऑफ से फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन एंड फोर्थ स्टेशन में पार्ट आता है। ये यहाँ पे सेटिंग मैकेनिज्म है कुछ, जैसे हमें पार्ट की लेंथ वगैरह जो सेट करनी है हम यहाँ के थ्रू करते हैं ऐसे। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही अच्छी बेटर क्लियरिटी हो जाएगी कि पार्ट हमारा जो है कैसे फोर्जिंग मशीन के अंदर बनता है और कैसे फॉर्म होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कैसे बनता है, कोन ऑपरेशन कैसे बनता है, हेडिंग ऑपरेशन कैसे बनता है, एक्सट्रूशन कैसे होता है और कटिंग कैसे होता है। इसके बाद में है ये इसका पीएलसी है, जहाँ से पूरे मॉनिटर्ड होता है। यहाँ से हमारी पार्ट की काउंटिंग आ रही, कितने पार्ट्स बन गए, क्रिएट हो गए। ये देखिए यहाँ पे ये फिंगर्स हैं, इनसे फिंगर्स कनेक्ट्स हैं नीचे। ये यहाँ पे कट ऑफ है, यहाँ से आके फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है, फोर्थ में जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कूलिंग्स के लिए कुछ कूलिंग मैकेनिज्म लगाए जाते हैं ताकि पार्ट के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फोर्जिंग का मैकेनिज्म जो है, फॉर्मिंग प्रोसेस का, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि ये जो आपको दिख रही है ये हमारा पंच स्टेशन है। ये देखिए यहाँ पे पार्ट फंसा हुआ है, 1 2 3 4 ये सारे पंच हैं। इनमें यदि कभी भी कोई आपको क्वेरी होती है तो आप मेरे से कंसल्टेंट कर सकते हैं, कभी मेरे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जानकारी दूंगा पूरी। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट बिन में पार्ट हमारा कलेक्ट हो रहा है ऐसे। चलिए जानते हैं कि फास्टनर को बनाने में कितने कितने टाइप्स की प्रॉब्लम आ सकती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो
फास्टनर है, इसमें हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है मशीन में, जिसमें हमारा पहला है एयर प्रेशर, दूसरा है फिंगर सेटिंग एंड थर्ड है केम सेटिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि फास्टनर में कितने कितने टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है विदाउट ट्रिमिंग। यदि हमारा पार्ट ट्रिमिंग नहीं होगा तो इस टाइप से छल्ले बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विदाउट ट्रिमिंग। देन होती है बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम होती है राउंड हेड, पार्ट हमारा हेक्स नहीं बन पाता है, राउंड शेप में ही आउटपुट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं राउंड हेड की प्रॉब्लम। इसके बाद में होता है चिप मार्क। यदि डाई में चिप बैठ गया है तो बेयरिंग फेस में कुछ ऐसे इंप्रेशन आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिप मार्क ऑन द बेयरिंग फेस। देन फिंगर मार्क ऑन द पॉइंटिंग। यदि हमारे पार्ट का अलाइनमेंट सही नहीं है, यदि हमारी फिंगर लूज है या पार्ट का अलाइनमेंट सही नहीं बिटवीन डाई एंड पंच, तो कई बार फिंगर कट मार्क यहाँ पे पॉइंटिंग्स में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिंगर मार्क ऑन द पॉइंटिंग। देन एक्स्ट्रा मेटेरियल ऑन द फ्लैंज। कई बार एक्स्ट्रा मटेरियल फ्लैंज पे आ जाता है। यदि मान लीजिए कि ऑपरेशन डाई और पंच बिटवीन सही नहीं है, मिसअलाइनमेंट हुआ, तो जो एक्स्ट्रा मेटल्स है वो बेयरिंग फेस में आ जाएगा। देन है हेड क्रैक। नॉर्मल हर एक फास्टनर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, जहां की आप देख रहे हो क्रैक की प्रॉब्लम ये हर एक जगह बेसिकली रहती है। यदि हमारे रॉ मटेरियल में सीम लाइन का इशू है तो हेड क्रैक का इशू जनरेट होता है। कॉलर डैमेज। कॉलर डैमेज यदि हमारा सेटिंग सही से नहीं हो पाया, बिटवीन रनिंग में यदि कोई इशू आ गया मशीन में, तो कॉलर डैमेज का इशू आ सकता है। देन यूएचआर क्रैक। ये आप देख रहे हैं यूएचआर क्रैक। तो कई बार जब हम फर्स्ट डाई और थर्ड डाई बिटवीन फर्स्ट डाई और सेकंड डाई में यदि हमारी रेडियस सही नहीं है तो यूएचआर क्रैक का इशू आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके इंडस्ट्री में आपके पार्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप इनको सही नहीं कर पा रहे हैं और आप इसके लिए पक्का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा फोर्जिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम देखेंगे रोलिंग ऑपरेशन कि थ्रेड रोलिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने इस टॉपिक्स में रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग अभी तक और कोल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन कवर कर लिया है। हम अपने नए सेशन में जानेंगे थ्रेड रोलिंग प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का, इस वैल्यूएबल नॉलेज का अपने करियर में यूज कर सकें और आगे बढ़ सकें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं आने वाले अपने पार्ट्स में, आने वाले वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।